Bismillahirrahmanirrahim. Our next practical is measuring runoff in the field by different techniques. This is the title for next practical. Let us study some about runoff. We are concerned with this basin. For example, basin means area. वैसे बेसन का मतलब होता है बर्तन, लेकिन यहाँ पर बेसन का मतलब है एरिया। इस एरिया से हमारा ताल्लुक़ है स्टडी का। तो सपोज प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल हुई, ये ग्राउंड सरफेस है और ये सारा जो है ग्राउंड सरफेस के नीचे जो भी प्रोसेस हो रहा है ये उसके नीचे है। तो बारिश हुई तो कुछ पानी जो है वो रन ऑफ से पहले, रन ऑफ मतलब पानी का ज़मीन पर जो बहाव है उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। तो रन ऑफ से पहले कुछ पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर से बुखारात बनकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। कुछ जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टूवर्ड्स द सब सरफेस। ये जो पानी सरफेस से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस एंट्री को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। फर्दर जब ये रूट जोन से आगे मूव करता है दैट इज़ कॉल्ड एज परकोलेशन। और फर्दर नीचे वही पानी जब ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचता है, यानी ग्राउंड जो रूट जोन से ज़्यादा नीचे, वही पानी कहलाता है डीप परकोलेशन। तो जब इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन के बाद फिर जब जो है वो सॉइल जो काफ़ी ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, सैचुरेट हो जाती है, तब रन ऑफ स्टार्ट होता है। तो ये पानी जो है वो सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर बहता है। तो इसमें अगर तो सॉइल जो है वो इम्परवियस है तो रन ऑफ जल्दी होगा, यानी कि जो सॉइल है अगर उसके अंदर इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस मीन्स द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर इज़ लेस। अगर इम्परवियस लेयर है तो फिर पानी जो है वो कम अब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा जो है वो रन ऑफ होगा। अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सॉइल की लेयर्स जो हैं वो परमिएबल हैं, तो इट मींस इट हैज़ द मोर कैपेबिलिटी टू अब्जॉर्ब द वाटर। तो पहले पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो जो पानी छोटे छोटे गढ़ों के अंदर, अंडुलेशंस हैं, पिट्स हैं, इनके अंदर ठहर जाता है, दैट वाटर इज़ कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज। और अगर पानी थोड़ा सा नीचे मूव करने के बाद, ये देखें थोड़ा सा नीचे मूव किया, आगे कोई इम्परवियस लेयर आ गई है, कोई रॉक है, कोई चट्टान है, कोई पथरीली चीज़ है, तो फिर पानी का बहाव जो है वो यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, ये फॉर एग्जांपल इस जगह पर इम्परवियस लेयर है, तो पानी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एक लेयर यहाँ पर एक अलग से नदी ज़मीन के नीचे बन जाएगी और पानी फर्दर जो है वो इनफिल्ट्रेट नहीं होगा। इस चट्टान के ऊपर ही पानी ऐसे मूव करेगा और स्ट्रीम तक पहुँच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो सरफेस वाटर की होती है। सरफेस रन ऑफ जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंडली ये वाला जो फ्लो है इसको इंटरफ्लो बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफ्लो। जब इम्परवियस लेयर आती है इनफिल्ट्रेशन के बाद, तो वहीं से पानी का बहाव जो शुरू हो जाता है, एक लेयर बन जाती है वाटर की, दैट लेयर इज़ कॉल्ड या दैट वाटर इज़ कॉल्ड इंटरफ्लो वाटर। ये सरफेस फ्लो और ये या फिर ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफ्लो वाटर। तो तीसरा है फिर ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि वाटर का जो लेवल है, पानी ज़मीन के नीचे जो पानी की सतह है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये तो अपनी सीधी लाइन से जा रहा है। ये फॉर एग्जांपल स्ट्रीम है,
जिसका लेवल इस सरफेस से कम है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गड़ा है काफ़ी बड़ा और उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मैदानी इलाकों में तो इस तरह नहीं होगा, लेकिन ये इधर साइडों में कहीं शायद नॉर्दर्न एरियाज़ में इस तरह की कंडीशन हो। तो यहाँ पर देखें कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसका लेवल ज़्यादा है। ये अगर इसको सीधा लेकर जाएं और पानी का लेवल कम है तो फिर ये ग्राउंड वाटर टेबल भी इस तक पहुंच जाएगा, इस स्ट्रीम तक। तो सबसे पहले सरफेस वाटर पहुंचेगा स्ट्रीम में, फिर ओवरलैंड फ्लो पहुंचेगा, फिर तीसरे नंबर पर जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो स्ट्रीम तक पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में जो सरफेस रन ऑफ है वो कॉम्बिनेशन है थ्री वाटर्स का, एक सरफेस से जो आ रहा है, सेकेंडली जो ये इंटरफ्लो वाटर है वो, और थर्डली ग्राउंड वाटर टेबल जो मूव कर रहा है। तो टोटल रन ऑफ 1 2 3, यानी कि तीन जो, एक 1 से मुराद ओवरलैंड, 2 से मुराद इंटरफ्लो और 3 से मुराद ग्राउंड वाटर जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस पॉइंट पर आकर ये जो स्ट्रीम है यहाँ पर 3 वाटर जमा हुए हैं। यहाँ ऊपर सिर्फ एक वाटर है और ये सेकेंडली और ये थर्डली। तो ये डायग्राम जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है रन ऑफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कहीं स्नो मेल्ट होती है तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगी, इस नदी, ये जो स्ट्रीम बनी है इसमें। तो इस रन ऑफ को हम दो तरीके हैं जिससे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड एंड सेकंड वन इज ओवरफ्लो एनालिसिस। इन दो तरीकों से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन स्टोरेज एंड डिटेंशन स्टोरेज? What is the difference between depression storage and detention storage? तो depression storage मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो वाटर है उसके फ्लो में अनड्यूलेशंस आती हैं, छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे वगैरह, तो उसमें पानी जो रुक जाता है उस पानी को हम बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। When the overland flow starts due to storm, some flowing water is held in puddles, pits and small ponds. This water is called as depression storage. Or detention storage, the volume of water in transit in the overland flow which has not yet reached the stream channel is called surface detention or detention storage. Detention storage का second name है that is called as surface detention. इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए इस डेफिनेशन को देखें। फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर और फिल्म ऑफ वाटर बिफोर इट स्टार्ट्स फ्लोइंग टू जनरेट रन ऑफ इज कॉल्ड डिटेंशन स्टोरेज। यानी रन ऑफ को जनरेट करने से पहले जो एक वाटर की लेयर बनती है, जो फिल्म बनती है, उसको हम कहते हैं डिटेंशन स्टोरेज। तो ये दोनों में फ़र्क है, डिप्रेशन स्टोरेज में और डिटेंशन स्टोरेज में। तो अब इसको जो सरफेस रन ऑफ है इसके डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। उससे पहले एक तो छोटी छोटी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोक्रोन्स? आइसोक्रोन क्या होता है? क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे जाके यूज़ होंगी, तो ये है आइसोक्रोन्स। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बेसन है, साइट है, डिस्चार्ज साइट क्यू इसका नाम है। तो ये डिफरेंट जोन बने हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये हमें कंसर्न है इस बेसन से। और जो हमारा ये जोन किस बेस पर बनाए गए हैं, एक तो एरिया है डिफरेंट और सेकेंडली हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। ये जो जोन है, इस जहाँ से जो डिवाइड किया हुआ है इस जोन को इस लाइन के साथ, ये 20 आवर पर है और ये 21, 22, 23 पर। और इसका एरिया 200 हेक्टेयर, ये 500, ये 800, ये 900, ये 400 हेक्टेयर है। और आइसोक्रोन का मतलब है कि इसको यहाँ से ये देखें,
a line on a diagram or map connecting points relating to the same time or equal times, यानी कि जहाँ पर टाइम सेम हो, उस जैसे कि आपने कंटूर्स में पढ़ा था कि सेम एलिवेशन जहाँ जहाँ होगी हम अपनी लाइंस को वहाँ वहाँ उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो जो हमारे पास लाइन आ गई दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज कंटूर। तो आइसोक्रोन, और इसी तरह आपने आइसोहाइट्स पढ़ा था कि जो बारिश का लेवल है जिन जिन पॉइंट्स पर सेम होगा उन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो लाइन हमारे पास आती है दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज आइसोहाइट्स। इसी तरह जो इक्वल टाइम वाली लाइन है अगर हम उसको ड्रा करें तो दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज आइसोक्रोन्स। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रन ऑफ। फॉर एग्जांपल स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स पर ये डिपेंड करता है, इसमें टाइप और नेचर ऑफ स्टॉर्म है, इन उसकी जो स्टॉर्म की इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी डायरेक्शन है, और सेकेंडली मेट्रोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, प्रेशर वेरिएशन। फिर बेसन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें साइज, स्लोप, ओरिएंटेशन, शेप, टोपोग्राफी वगैरह वगैरह। और स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें डिप्रेशंस हैं, पूल्स एंड पॉन्ड्स, स्ट्रीम, चैनल्स, ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये पैरा भी इसको भी एक दफ़ा आपने खुद से रीड करना है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये डिफरेंट फैक्टर्स इसमें हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉर्म अकर होता है तो उसके बाद रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वो रन ऑफ डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली स्टॉर्म्स हैं तो डेफिनेटली फिर जो रन ऑफ है उसका रेट भी ज़्यादा होगा और उसकी जो उसका रन ऑफ का जो टाइम है वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर सॉइल ऑलरेडी वेट है तो डेफिनेटली जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा है अगर, तो फिर रन ऑफ जल्दी से स्टार्ट होगा। अगर ड्राई सॉइल है तो पहले इनफिल्ट्रेशन होगी, पहले जो पूरी सॉइल है हमारे पास जो जिस एरिया से हम इंटरेस्टेड हैं, जिस एरिया पे, वो पहले फुली सैचुरेट होगा, फिर उसके बाद रन ऑफ स्टार्ट होगा। तो एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ बेसिकली ये था हमारा प्रैक्टिकल कि हमने एस्टिमेशन को करनी है रन ऑफ की। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी था अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज़ रन ऑफ। तो देयर इज़ अ बेस्ट डेफिनेशन हेयर। रन ऑफ इज़ दैट बैलेंस ऑफ रेन वाटर which flows or runs over the natural ground surface after losses by evaporation, interception and infiltration। यानी कि पानी के लॉसेस जब कंप्लीट हो जाएं, जिसमें एवेपोरेशन शामिल है, इंटरसेप्शन है और इनफिल्ट्रेशन है, उसके बाद जो ज़मीन की सतह पर बहाव है पानी का, दैट बहाव जो वो बहाव दैट इज़ कॉल्ड एज रन ऑफ। उसको हमने एस्टिमेट करना है, जिसके उस डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी था कुछ चंद डेफिनेशंस और उनकी डिस्क्रिप्शन जो अभी डिस्कस की। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं, कर्व्स टेबल्स हैं, इनफिल्ट्रेशन मेथड है, रैशनल मेथड है, ओवरलैंड फ्लो हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ, फिर उसके बाद कोएक्सियल ग्राफिकल कोरिलेशन एंड एपीआई। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू एस्टिमेट रन ऑफ। वी आर मोर इंटरेस्टेड ओनली इन रैशनल मेथड। हमने सिर्फ ये स्टडी करना है व्हाट इज़ रैशनल मेथड। तो इसमें ये वैसे सारे के सारे वन बाय वन करके मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, बट वी विल ओनली डिस्कस वन मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज रैशनल मेथड। तो रैशनल मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू सी इंटू ए इंटू पी। सी मीन्स रन ऑफ कोफिशेंट एंड ए मीन्स एरिया ऑफ कैचमेंट या बेसन कह लें, पी इज़ प्रेसिपिटेशन। तो तीन चीज़ें हमें चाहिए, कोफिशेंट, एरिया और प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन चीज़ें अगर अवेलेबल हों तो वी कैन फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ। तो जो रन ऑफ कोफिशेंट है वो डिपेंड करता है कि कैचमेंट जो है उस कौन सी टाइप का कैचमेंट है, उसकी जो फीचर्स हैं किस किस्म की हैं। तो डिफरेंट कैचमेंट्स के लिए वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशेंट इज़ डिफरेंट। लेट अस डिस्कस
with an example. Example number 4.3. A 4-hour rain of average intensity 1 centimeter per hour falls over the fern leaf type catchment as shown in figure 4.10. ये हमारे पास फर्न लीफ टाइप कैचमेंट है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो कैचमेंट्स हैं उनमें से एक है फर्न लीफ टाइप। तो ओ साइट पर हमने डिस्चार्ज साइट हमारी ओ है, इसमें 4 जोन है हमारे पास ए बी सी डी। तो जोन मैंने बताया था कि इससे ये एरिया है, इसका एरिया 20 हेक्टेयर, इसका 30, इसका 50, इसका 40। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 आवर, यहाँ 2, 3 और 4 आवर। ये आइसोक्रोन्स उसने बनाए हुए हैं। तो पहले जो प्रेसिपिटेशन है वो हम उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पर आवर, और हमारे पास जो C है कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट, वो 0.5, 0.6, 0.7 फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आवर्स ऑफ रेनफॉल रिस्पेक्टिवली, और फिर उसके बाद आगे 0.8 है 3 आवर्स के लिए। तो पहले के लिए रन ऑफ कोफिशिएंट 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, और अगले 3 आवर्स के लिए भी यही कोफिशिएंट है 0.8। और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर पर आवर, और एरियाज़ की 20 हेक्टेयर, 30, 50 और 40। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन टेबल इस टेबल ने गिवन है। ये हमारे पास जोन है 1, 2, 3, 4। अगर हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस जोन में क्या हो रहा है। ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट आवर में जो हो रहा है, सेकंड आवर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवन्थ में। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज है। तो देखें फर्स्ट जोन में और फर्स्ट आवर में क्या हो रहा है। तो इसका एरिया कितना है 20। इस फर्स्ट जोन का पीछे अगर आप फिगर में देखेंगे तो 20 हेक्टेयर। तो इसको कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में, तो 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं 10,000। तो 20 इंटू 10,000 ये, और 0.5 जो है वो C। हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CAP। तो C जो है 0.5, A हमारे पास 20, और इसको कन्वर्ट किया हुआ कन्वर्जन फैक्टर है, और जो प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पर आवर। ये है 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये फार्मूला लगाकर फर्स्ट आवर में ये हो रहा है CAP। अब फर्स्ट जोन में सेकंड आवर में क्या हो रहा है, तो सेकंड आवर के अंदर फर्स्ट जोन में जिसका एरिया 20 है और सेकंड जोन का एरिया 30 है, ये पीछे फिगर के अंदर गिवन है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर जमा करेंगे, 20 के हिसाब से निकालें, CAP फार्मूला यहाँ लगाएं 20 के लिए, और 30 के लिए ये वाला लगाएं। इसी के लिए यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व किया गया है। इसी तरह थर्ड आवर में देखें तो ये 3 आएंगी वैल्यूज़। जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें जो हमारे पास रेन है उसका तासुर जो है वो तीन जोन तक जाएगा, और चौथे घंटे में चारों जोन को ये कवर करेगी रेन, और 5वें घंटे के अंदर पहले जोन का काम ख़त्म हो जाएगा। पहले जोन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा, इससे हमें कंसर्न है। 6 घंटे के अंदर पहले और दूसरे का जो पानी जो है वो आगे मूव करेगा, तो हमारा कंसर्न
थर्ड और फोर्थ जोन के साथ है। 7वें घंटे में हमारे पास सिर्फ फोर्थ जोन के साथ हमारा कंसर्न है, और फिर इसके बाद जो है हमारे पास बारिश थी सिर्फ 4 घंटों के लिए, लेकिन बारिश 4 घंटों के बाद जब रुक गई तो उसी वक्त जो है रन ऑफ तो रुक नहीं सकता ना, कुछ टाइम लगेगा। वो 7 घंटों तक इसका जो एनालिसिस किया है, फिर उसके बाद उसका रन ऑफ ख़त्म हो जाता है। तो इस 7 घंटों के अंदर हमने सिर्फ CAP फार्मूला लगाकर हमने अपने ये डिस्चार्ज फाइंड किए हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में और डिफरेंट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आवर्स के अंदर। तो ये सारी कैलकुलेशन इस तरह की गई है। तो सिंपल CAP फार्मूला लगाकर उसने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। उसने कहा था कि 4th आवर के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 0.8 है, और उसके बाद कांस्टेंट है। तो ये देखें 0.8 फिर 0.8 फिर 0.8 और इसमें भी 0.8, जबकि पीछे 0.5 फिर 0.6 और 0.7। तो इस फॉर्मूले से हमने जो है वो डिस्चार्ज फाइंड किया फॉर डिफरेंट आवर्स। तो फर्स्ट आवर में हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से। डिस्चार्ज एट साइट O फर्स्ट आवर में हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर, सेकेंड आवर में 2700 क्यूबिक मीटर पर आवर, थर्ड आवर में 5700, फोर्थ में 8700, फिफ्थ में 8300 और सिक्स्थ में 6800 और देन फाइनली 3200 cubic meter per hour. This is all about today's practical. Thank you. Allah Hafiz.